हेलो गाइस, तो आ गया हूँ आज आपके लिए एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके फ्रॉम जैन शिमारन कंपनी। हमने ये वीडियो एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालने की कोशिश की है जिससे हम लोगों को बता सकें कि क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं 15 CACB के रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन रहता है जब भी हम किसी एनआरआई को या नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं। क्योंकि अब नया वेबसाइट आया उसके बाद काफी सारे अप्स एंड डाउन हुए हैं फॉर्म 15 CACB के अंदर। सो वी थॉट कि एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते, जो कि हमारी एक सीरीज चलती है सैटरडे इंटरनेशनल टैक्स ज्ञान के रिलेटेड, उसी के अंदर इसको हमने सोचा कि क्योंकि हम सबको इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर थोड़ा बहुत अपडेट देने की कोशिश करें, तो उसी में हमने सोचा कि ये भी एक छोटा सा एडिशन हो जाएगा, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि कैसे हमको फाइल करना है, क्या नए अपडेट आए हैं। सो हमने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना देते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे हम, किसी के थियरी के अंदर नहीं जाएंगे, विल गो कि प्रैक्टिकली आप कैसे फाइल कर सकते हैं और उसके क्या क्या अपडेट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। पहले अब हम देख लेते हैं कि 15 CA होता क्या है। तो व्हाट इज फॉर्म 15 CA, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 15 CA क्या होता है कि एक डिक्लेरेशन होता है एसएससी की तरफ से, जब भी वो कोई अमाउंट रेमिट कर रहा है तो होता है आउटसाइड इंडिया, वेदर और नॉट उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होना है या नहीं होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर आपको 15 CA फाइल करना होता है। यहाँ पे हम कुछ सिचुएशन देख लेते हैं एक प्रोजेक्ट के जरिए, जिससे हमको पता चलेगा कि 15 CA कौन सा पार्ट आपको फाइल करना होता है और कब कब फाइल करना होता है। तो ये एक बेसिक सा छोटा सा हमने एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है। आप इसको बाद में भी कभी रिफर कर सकते हैं अपने पेमेंट के लिए या रेमिटेंस के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो है कि आपको कब कौन सा पार्ट यूज करना है, और कई एक दो सिनेरियो ऐसे हैं जहाँ पे आपको 15 CA भी फाइल नहीं करना है, तो वो भी हमने यहाँ बताए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज 15 CB। 15 CB को मैं कंपेयर करना चाहूंगा कोई भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट से जो एक सीए इशू करता है। सिमिलरली 15 CB भी एक सीए ही इशू करता है, जिसमें वो बताएगा कि वो अगर कोई ट्रांजेक्शन आपका स्टडी कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स कटना चाहिए था, नहीं कटना चाहिए था, इनकम टैक्स के हिसाब से कितना कटना चाहिए था, डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट के हिसाब से कितना करना चाहिए था, वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। और अगर आप सीबी फाइल करवा रहे हैं किसी सीए के पास से, देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको पार्ट सी ऑफ 15 CA ही भरना होता है। एंड ये हर सिनेरियो में रिक्वायर्ड नहीं है सीबी भरना, वो भी कुछ सिनेरियोज ही हैं उसके। तो वो आप थियरी के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, बट अभी हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब नया वेबसाइट आया था जून के अंदर, अराउंड 7 जून या 17 जून के आसपास नया वेबसाइट जब लॉन्च किया गया था, तब इसमें काफी अप्स एंड डाउन थे। स्टार्टिंग में जो 15 CB का मोड लाया गया था वो खाली ऑनलाइन मोड लाया गया था, जिसमें आप सिर्फ ऑनलाइन ही जाके 15 CACB को फाइल कर सकते थे। जैसे पहले हम XML यूज करके ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू फाइल करते थे, वो इन्होंने पूरा मेथड हटा दिया था। और स्टार्टिंग का जो मेथड था वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो मेथड क्या था, उसका फ्लो क्या था। उसका फ्लो कुछ इस तरह था कि जो क्लाइंट था उसको हर 15 CA एक एक सीए को असाइन करना होता था। हो सकता है वो सेम सीए को ही असाइन कर रहा हो, बट फिर भी उसको हर एक 15 CA हर बार असाइन करना पड़ता था एक सीए को। और वो असाइन करते टाइम उनको कुछ बेसिक डिटेल्स उधर फिल करनी पड़ती थी उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, दैट इज हु इज द रेमिटी, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द नेचर। ये सब उसको बेसिक डिटेल्स एक दो चीजें फिल करनी पड़ती थी, और वो फिल करके फिर वो असाइन करता था एक सीए को 15 CB। तो जैसे ही वो असाइन कर देता था, फिर एक सीए को अपने वर्किंग पेंडिंग वर्क लिस्ट में जाके देखना पड़ता था कि कौन सा सीए उसको असाइन किया गया है 15 CA, और उसके ऊपर फिर वो वर्किंग करता था। और इसमें ऑप्शन दिया गया था 15 CA जब असाइन करता था कोई भी क्लाइंट, तो उसमें ऑप्शन था कि आप डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, बट वो कंपलसरी नहीं था। तो उसके बाद जब सीए के पास उसका रिक्वेस्ट जाता था पेंडिंग वर्क में, तब वो उसको एक्सेप्ट करता था। और जैसे ही वो एक्सेप्ट करता था, फिर वो उसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल करता था एंड उसको सबमिट कर देता था। जैसे ही उसने सबमिट किया सीए ने अपना 15 CB, वैसे ही सामने जो क्लाइंट था उसको भी अपने ई फाइलिंग प्रोफाइल में वो दिख जाता था कि सीए ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 15 CB फाइल कर दिया है। तो जैसे ही उसने फाइल कर दिया 15 CB, तो टाइम लैग बिल्कुल नहीं था इस प्रोसीजर के अंदर। बट इसके अंदर जो एक मेन इशू जो होता था इशू, वो यही होता था कि लोगों को इसके अंदर बार बार हर 15 CA के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को असाइन करना पड़ता था, भले ही वो सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके सारे 15 CA भी इशू करता था। तो ये एक काफी मेजर इशू था। और जैसा कि मैंने पहले कहा, क्योंकि ये टैक्स ऑडिट जैसा ही है, तो हर एक के लिए उनको यूडिन भी जनरेट करना पड़ता था, और सीए को सारे ट्रांजेक्शन पूरे चेक भी करने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सर्टिफाई कर रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, दैट इज करेक्ट एंड दैट इज ट्रू एंड फेयर। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो हम टैक्स ऑडिट की बात करते हैं कि हम हर ट्रांजेक्शन सही से देखते हैं, तो इसी प्रकार इधर यहाँ पे आपको यूडिन देना पड़ता था। तो जब पहले की पुरानी वेबसाइट थी उसमें आपको यूडिन मेंशन करना पड़ता था टू वैलिडेट द यूडिन, कि वो यूडिन की वेबसाइट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी तक इस नई वेबसाइट में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई है जहां पे अपना यूडिन वैलिडेट कर सके।
तो ये भी पता नहीं जो इनकम टैक्स है वो कब लाएगी और कैसे लाएगी, और जब लाएगी तो क्या हमको पुराने 15 CA भी सारे वैलिडेट करने पड़ेंगे। अभी इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे यूडिन वैलिडेट करने चाहिए, जबकि यूडिन का मेन इशू ये था, मेन जो पर्पस लगाने का वो ये था कि जो पार्टी को वेरीफाई करना है उस डॉक्यूमेंट की सच्चाई या उस डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन करना है, वो जाके यूडिन वैलिडेट करते थे, जबकि यहाँ तो एक सीए से ही उसका इशू किया हुआ यूडिन वैलिडेट किया जा रहा है वेबसाइट पे। सो आई डोंट नो व्हाई दिस प्रोसीजरल मेथड हैज बीन अडॉप्टेड, कि जहाँ पे सीए खुद वैलिडेट करे अपना 15 यूडिन। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि इसमें ये भी इशू होते थे कई लोगों को ऑनलाइन मेथड में, कि कई बार कई वैल्यूज उनको विजिबल नहीं होती थी, क्लाइंट ने उनके फिल कर दिया वो चीजें, बट सीए को अपने 15 CB में नहीं दिखता था। फिर कई चीजें वो क्लाइंट गलत भर देता था, तो उसको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एडिट नहीं कर सकता था अपने 15 CB फाइलिंग के टाइम। तो इसकी वजह से उसको क्लाइंट को वापस बोलना पड़ता था कि भाई तू वापस अपना 15 CA फाइल कर, और फिर मैं इसके बाद 15 CB फाइल करूंगा। तो हो सकता है टाइम लैग बिल्कुल नहीं था बिटवीन 15 CA एंड 15 CB, बट इन सब चीजों की वजह से जितना टाइम वेस्ट होता था वो भी काफी गलत था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो 2 अक्टूबर से, दैट इज गांधी जयंती के दिन उन्होंने लॉन्च कर दी थी। दैट वाज ऑफलाइन मेथड। तो इन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन मेथड हटाओ, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, अब हम ऑफलाइन मेथड लाते हैं। एंड बिटवीन द पीरियड ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल्सो, बीच में कई बार उन्होंने आपको मैन्युअली फॉर्म 15 CA से भी इशू करने के लिए भी कहा था, उसके ऊपर भी हम थोड़े टाइम में आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ऑफलाइन मेथड में क्या हुआ। ऑफलाइन मेथड में इन्होंने कहा कि भाई जो पहले आपकी यूटिलिटी थी आप वही यूज कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस किए उसके अंदर, बट मेजरली वो पहले वाली ही यूटिलिटी है। और अब इन्होंने 15 CA के लिए भी यूटिलिटी ला दी है। इसका मतलब कि पहले जो आप 15 CA ऑनलाइन ही फाइल करते थे इन ओल्ड वेबसाइट ऑल्सो, अब आपको न्यू वेबसाइट के अंदर 15 CA के लिए भी यूटिलिटी है, आप उसके अंदर से ही XML जनरेट करके फाइल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि जैसा ऑनलाइन मेथड में आपको हर 15 CA के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को असाइन करना पड़ता था, अब इसके अंदर आपको सिर्फ एक बार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को असाइन करना है फॉर फाइलिंग योर 15 CA फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर। और जैसे ही आप वो कर देंगे फिर वो आपके सारे 15 CA पूरे साल के अंदर सबमिट कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है जो उन्होंने अपने ऑनलाइन मेथड से इंप्रूव की है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कर दिया उन्होंने कि आपको एक यूटिलिटी दी जाती है जिसके अंदर आप बेसिक डेटा भरेंगे, XML जनरेट करेंगे और फिर उसको अपलोड कर देंगे अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। अब इसके अंदर जो नॉर्मल प्रोसेसिंग का टाइम लग रहा है वो पहले लगता था 12 से 24 घंटे, अब वो घट के 4 से 12 घंटे हो गया है। और कई कई बार तो आपके जो 15 CBs हैं वो 2 घंटे 2.5 घंटे में भी प्रोसेस हो रहे हैं। बट ये टाइम लैग तो है, क्योंकि पहले पुरानी वेबसाइट के अंदर प्रोसेस करने के लिए कोई टाइम नहीं लगता था, आपने जैसे ही फाइल किया वैसे ही आपके सामने 15 CB आप डाउनलोड कर सकते थे। बट अब इस न्यू वेबसाइट में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग के अंदर। इसका मतलब ये है कि आपको जैसे ही 15 CB आएगा फाइल करने के लिए, ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत ही उसका 15 CB का PDF वर्जन निकाल के दे देंगे कि भाई हमने फाइल कर दिया। कुछ टाइम लगेगा। तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपका कोई अर्जेंट पेमेंट हो तो उसको पहले से ही प्री प्लान करके चले। ऐसा ना हो कि उसी दिन पेमेंट करना है और उसी दिन आप 15 CB मांगने आ जाए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए। अब इसके अंदर जैसे आपका 15 CB फाइल हो गया, प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने क्लाइंट को देने पड़ेंगे ताकि वो 15 CA फाइल करे। उसके अंदर आपको 15 CB का XML, क्योंकि वो उससे ही इंपोर्ट करके 15 CA जनरेट करेगा। 15 CB का फुल फॉर्म PDF का, ताकि कोई क्वेरी हो तो वो देख सके। फिर 15 CB का एक्नॉलेजमेंट नंबर, क्योंकि उसको वो एक्नॉलेजमेंट नंबर या रिसीट जो जनरेट होगी वो मेंशन करनी पड़ेगी अपने 15 CA में। एंड साथ ही साथ यूडीन, कि अभी कभी फ्यूचर में बैंक को जरूरत पड़े कि 15 CB को वेरीफाई करे तो आपको यूडीन भी उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमेशा अपना जो 15 CB है वो DSC के थ्रू ही फाइल करना है। वो और किसी तरीके से उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। तो DSC के लिए आपको ध्यान होगा तो अब एम्ब्रिज करके एक सॉफ्टवेयर आ चुका है। जो पहले हमारे पास DSC यूटिलिटी थी वो हट चुकी है। अब आप सीधा वेबसाइट के ऊपर ही अपना डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे सिग्नेचर कर सकते हैं। बट इसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 15 CA के ऊपर। जैसे ही आपके सीए ने 15 CB फाइल किया, वो आपको अपनी ये सारी डिटेल्स जो हमने ऊपर कही वो देगा, और उसके बाद आप वो डिटेल्स को यूज करते हुए वापस एक XML जनरेट करेंगे, उसको जिप करेंगे और उसको फाइल कर देंगे। तो अब आपको ये समझ के चलना है कि आप 15 CB फाइल कर रहे हो, 15 CA फाइल कर रहे हो, जिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली XML को अपलोड नहीं कर सकते, आपको उस XML को जिप में कन्वर्ट करके ही आपको फाइल करना है।
नेक्स्ट, आप जब 15 सीए भरते हो उसमें कुछ 2 या 4 चीज आपको भरनी होती है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, जिसको आप रेमिट कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है। इसके अलावा ज्यादा कोई डिटेल्स आपको भरने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, जैसा कि 15 सीबी में टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, वैसा ही 15 सीए में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जो पहले 12 से 24 था वो 4 से 12 घंटे हो चुका है। धीरे धीरे लगता है इंप्रूव होते होते हो सकता है पुरानी वेबसाइट की तरह तुरंत भी ये प्रोसेस होने लग जाए। अब हमको ये समझना है जो मेन डिफिकल्टी आ रही है इस न्यू प्रोसीजर में, जो ऑफलाइन मेथड है, कि पहले कभी भी आपका 15 सीए रिजेक्ट नहीं होता था अगर आप उसको, जो प्रपोज डेट ऑफ रेमिटेंस है, जिन जिन लोगों ने 15 सीए भी भरा होगा तो उनको ध्यान होगा कि हमको एक प्रपोज डेट ऑफ रेमिटेंस मेंशन करनी पड़ती है, जिस दिन के अंदर हम बोल रहे हैं कि इस दिन तक हमारा पेमेंट हो जाएगा। ये प्रपोज्ड है, दिस इज नॉट एन एक्चुअल डेट। इसका नाम ही प्रपोज डेट है, तो हम प्रपोज डेट तक 15 सीए भी आराम से पहले भी फाइल कर सकते थे, उसके बाद भी 15 सीए फाइल कर सकते थे। बट अगर आज के टाइम में आपने 15 सीबी फाइल कर दिया, उसमें मान लेते हैं हमने प्रपोज डेट डाल दी 24 नवंबर, और अगर आपने 24 नवंबर तक 15 सीए नहीं फाइल किया तो उसके बाद भी आपको 15 सीए तो फाइल करने देगा वेबसाइट, बट जैसे ही वो प्रोसेस करेगा उसको वो रिजेक्ट कर देगा, ये बोलते हुए कि आपने जो प्रपोज डेट ऑफ रेमिटेंस लिखा है उसके बाद 15 सीए फाइल कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं चलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 15 सीबी आ जाए उसके अंदर जो प्रपोज डेट है उसके पहले पहले आपको अपना 15 सीए भी फाइल करना है। नेक्स्ट, इसके अंदर हमको ये समझना है कि प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि अभी मिनिमम 4 घंटे तो लग ही रहे हैं, कभी कभी 2 घंटे में हो जाता है, बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी केस। तो आपको अपना हाथ में टाइम लेके चलना है। और इसके अंदर जो मेजर इश्यूज आते हैं वो भी हम आगे थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बल्क अपलोड के फीचर के ऊपर। ये फीचर पहले भी था बल्क अपलोड का, बट अब इसको इन्होंने और यूजर फ्रेंडली कर दिया है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, बहुत इजी काम है। इसके अंदर कई लोगों को क्वेरी ये भी आती है कि भाई मैं पहले हर एक्सएमएल का जिप करके फिर उसको एक जिप में डालूं, या कैसे मेरे को बल्क अपलोड करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको जितने भी 15 सीबी जिन भी पेन के, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आप मान लीजिए कि आप एक एसएससी का कर रहे हैं जो 10 लोगों को पेमेंट करने वाला है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उस एक एसएससी का आप 10 15 सीबी एक ही जिप फाइल में डाल के अपलोड कर सकते हैं और एक बार में सारे अपलोड हो जाएंगे। तो आपको बार बार वो डिजिटल सिग्नेचर लगाने की और वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो बल्क अपलोड एक बहुत ही अच्छा फीचर है, उसमें आपको सारे एक्सएमएल को जिप में कन्वर्ट नहीं करना, अलग अलग जिप में, आपको सब एक्सएमएल को सिंगल जिप में डाल के उसको अपलोड करना है। तो वैसा करते ही आपका 15 सीबी इजीली अपलोड हो जाएगा और थोड़े टाइम में वो सारे एक साथ प्रोसेस हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं डिस्कशन के लिए। अब कई बार ये हो रहा है कि भाई कई लोगों को अर्जेंट होता है कि नहीं हमको तो कल के कल ही पेमेंट करना है क्योंकि हमारी ड्यू डेट आ रही है, और कई क्लाइंट आते ही आपके पास एक दिन पहले कि हमको कल पेमेंट करना है, आज आप 15 सीबी दो। तो ये चीज अब नहीं चलेगी, थोड़ी दिक्कत है कि जैसा कि हमने कहा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है और कई बार रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इट्स बेटर कि आप अपना हाथ में टाइम लेके चलें। नेक्स्ट आ रहा है कि अभी तक कोई भी, जैसा हमने कहा, यूडीन को आपको वैलिडेट करने की कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वी नीड टू सी कि ये कैसे वैलिडेट होगा, इसको कैसे वैलिडेट किया जाएगा, फ्यूचर में क्या आपको पुराने यूडीन वैलिडेट करने पड़ेंगे, वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज ये आ रहा है कि एमब्रिज की जो यूटिलिटी है उसकी वजह से भी कई लोगों को इशू है, जैसा हमने कई लोगों को हेल्प भी की है कि भाई उनसे 15 सीएसईबी ही फाइल नहीं हो रहा था क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि एरर क्या आ रहा है, बट एंड में जब हमने देखा तो एरर बहुत ही छोटा सा था कि जो उनकी जो एमब्रिज की यूटिलिटी थी वो बराबर से उन्होंने उसको स्टार्ट नहीं किया था। तो जब भी आप ये यूटिलिटी डाउनलोड करें जरूर चेक करें कि उसका स्टेटस हमेशा रनिंग रहना चाहिए, और अगर कभी कोई एरर आ रहा है उसके स्टेटस में तो उसको री इंस्टॉल कर दीजिए अनइंस्टॉल करके, तो ये चीज आपके लिए रहेगी। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि अब लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमने जो पहले 15 सीएसईबी फाइल किया था मैन्युअली, जो इशू किए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, उसका हमको क्या करना है, क्या हमको कहीं पे अपलोड करना है, क्या करना है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब ये 15 सीएसईबी हम मैन्युअली अपलोड कर रहे थे तब गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक फैसिलिटी देंगे जिससे आप एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करेंगे अपने 15 सीएसईबी का, और फिर उसको सिर्फ अपलोड कर देंगे उस पीडीएफ को, जस्ट टू जनरेट अ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। बट अभी तक भी कोई ऑप्शन नहीं लाया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वो मैनुअल 15 सीएसईबी वापस इन दिस वापस आपको ऑनलाइन फॉर्म में या ऑफलाइन मेथड यूज करके वापस फाइल करने हैं, क्योंकि आपको कर ही नहीं पाएंगे। नंबर वन, क्योंकि आप प्रपोज डेट अगर पुरानी डालेंगे तो वो 15 सीएसईबी का यूटिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि पुरानी प्रपोज डेट नहीं चलेगी। प्रपोज डेट नीड्स टू बी अ फ्यूचर डेट। और इसके अलावा भी जब आप एक फॉर्म इशू ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसको ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन वापस क्यों जनरेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से हमको वेट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कभी कोई लाती है, या फिर हो सकता है कभी ना भी लाए।
अब इसमें सेकंड क्वेश्चन लोगों को ये आ रहा है कि भाई अब जो मैंने मैन्युअली इशू किया 15 सीएसीबी, उसका तो कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर भी नहीं है, तो मैं उसको अपने टीडीएस रिटर्न में कैसे दिखाऊं? तो इसका छोटा सा मेरी तरफ से व्यू पॉइंट ये रहेगा कि टीडीएस रिटर्न में आपको 15 सीएसीबी सीए का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होता है, बट दैट इज ऑप्शनल, वो कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। और कई बार ये भी हो सकता है कि आप पेमेंट कभी कर रहे हो और आपने टीडीएस कभी और काटा हो, सो 15 सीएसीबी इज फॉर रेमिटेंस एंड टीडीएस डिडक्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। सो हो सकता है आप नहीं भी डाले तो भी चलेगा, सो इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, तो उसको आप इतना ध्यान ना भी दे तो चलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बिजनेस कोड के बारे में, छोटा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट एक पर्पस कोड होता है आरबीआई का जो हमको मेंशन करना पड़ता है कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। तो उसमें दो पर्पस कोड हैं, एक 1019 और एक 1099। तो 1019 तो अब ई फाइलिंग पोर्टल ने अपने यूटिलिटीज में से ही हटा दिया कि आप उसको यूज नहीं कर सकते थे। पहले ये कोड था अदर बिजनेस सर्विसेज के लिए, और दूसरा एक कोड है 1099 जो भी सिमिलर नेचर ऑफ था कि अदर बिजनेस सर्विस के लिए। बट इसको आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया, अपनी बैंकों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि कोई भी जन अगर कोई भी एंटिटी इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि पहले क्या होता था सब लोग हर नेचर ऑफ सर्विस को 1099 में डाल के प्रोसेस करवा देते थे कि भाई हमको नहीं पता ये कहाँ फॉल करेगा। तो अब आरबीआई के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप 1099 ज्यादा यूज ना करें, अगर कोई एंटिटी ऐसा करती है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आरबीआई पर्पस कोड डालें तो वो थोड़ा सही से और जितना आप स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक पर्पस कोड यूज करें। फिर नेक्स्ट एक विड्रॉवल की फंक्शनैलिटी आती है कि 15 सी आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। बीच में ये जब ऑनलाइन मेथड था तब शायद ये अवेलेबल नहीं थी, अब ऑफलाइन मेथड में इसको अवेलेबल कर दिया गया है। अगर आपको कोई भी 15 सी विड्रॉ करना है तो आप सीधा ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स व्यू ई फाइल फॉर्म्स, और जहां पे आपके 15 सी के फॉर्म्स दिख रहे होंगे उसी के साथ में आपको एक विड्रॉ का बटन भी दिखेगा। आगे हम अपने इमेजेस में देखेंगे जहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे इसको विड्रॉ किया जाएगा, और उधर ही हम बात करेंगे कि इससे 15 सीबी पे क्या इफेक्ट होगा। अब हम आगे चलते हैं कि 15 सी आपको बल्क कैसे अपलोड करना है, यही सिमिलर मेथड यूज किया जाएगा 15 सीबी के बल्क अपलोड के लिए भी। तो आपको लॉग इन करना है, ई फाइल के अंदर आपको जाना है इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर, इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर आपको यूज करना है, सिलेक्ट करना है फॉर्म 15 सी। आपको नीचे दिख जाएगा 15 सी का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, वहां आपको फॉर्म 15 सी का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको सिलेक्ट करना है ऑफलाइन मेथड, और आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है 21/22 फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। आप ऑनलाइन चूज करेंगे तो आपको फाइल ही नहीं करने देगा, तो आप ऑफलाइन बल्क चूज कीजिए और फिर सिलेक्ट कर लीजिए अपना फाइनेंशियल ईयर। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा राइट हैंड साइड वाली विंडो में कि बल्क फॉर्म के लिए आपको अटैच फाइल करने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ से अपनी जो जिप फाइल होगी वो अटैच करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ओनली जिप फाइल्स आर अलाउड। तो क्योंकि खाली जिप फाइल अलाउ होगी तो आपको अपनी हर इंडिविजुअल एक्सएमएल को भी जिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप 10-15 बल्क अपलोड कर रहे हैं तो उन 10-15 को सिंगल जिप में कन्वर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं, जैसे आप करेंगे अपलोड वैसे ही नीचे लिखा आ जाएगा कि प्रोसीड टू वेरीफाई। जैसे आप प्रोसीड टू वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट आपको वो बोलेगा कि डिजिटल सिग्नेचर लाइए, डिजिटल सिग्नेचर आपका वेरीफाई करवाइए। जैसे आप डिजिटल सिग्नेचर अटैच करेंगे वहां पे वो चेक कीजिएगा कि आपका जो एम्ब्रिज है वो रनिंग है या नहीं है। जैसे ही आप उसको चेक कर लेंगे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट वो आपसे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करवाएगा कि आपकी डिजिटल सिग्नेचर कौन सी है, उसको वैलिडेट करेगा एंड देन यू कैन इजीली सबमिट। और सबमिट होते ही आपको ऐसा एक अपने स्क्रीन पे दिखने लगेगा कि जिसमें लिखा होगा सबमिटेड सक्सेसफुली क्यूड फॉर प्रोसेसिंग। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोसेसिंग के लिए टाइम ले सकता है, या इन्होंने खुद भी नीचे लिखा है काइंडली लॉग इन आफ्टर 24 आवर्स टू चेक द स्टेटस। तो ये लोग भी 24 आवर्स लेके चल रहे हैं, बट आजकल 2-4 घंटे में भी हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि आपका इसके अंदर आप कैसे व्यू कर सकते हैं। तो पहले क्या था सिचुएशन कि जैसे ही आप अगर कोई बल्क अपलोड करते थे तो आपको हर एक का इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट नंबर ढूंढ के उसको ट्रैक करना पड़ता था कि कैसे मैं इसके अंदर हर एक का डाउनलोड करूं। तो दैट वाज अ हेडेक स्टार्टिंग के लिए, जब ये ऑफलाइन मेथड भी आया था कि बल्क अपलोड में एक इश्यू यही था कि अगर आप बल्क अपलोड कर रहे हैं तो आपको हर एक 15 सीए जब डाउनलोड करेंगे इंडिविजुअली तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बट अब इन्होंने अच्छा कर दिया है, जैसे आप बल्क अपलोड करेंगे फिर आप हर एक के अंदर जैसे इधर आपको राइट हैंड साइड में टोकन नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, उसके अंदर सारे आपके जितने बल्क अपलोड किए होंगे आपने एक सिंगल उस टोकन नंबर के अंदर, वो सारे 15 सीए या सीबी दिख जाएंगे। और आपका जहां पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा होगा उस 15 सीए या सीबी का, उसके ऊपर भी हाइपर लिंक रहेगा, तो आप उसको यूज करके डायरेक्टली उस 15 सीए सीबी के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आज आपको अलग से एक्नॉलेजमेंट नंबर नोट डाउन करके या उसके बाद डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हाइपर लिंक के द्वारा लिंक्ड है, तो आप इजीली इधर उधर प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं विड्रॉ कैसे करना है। तो विड्रॉ का जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे,
आपके 15 CA के ऊपर आ जाएगा कि आपको विड्रॉ कैसे करना है। आप इस विड्रॉ का बटन यूज करके विड्रॉ कर सकते हैं अपना 15 CA। और जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा, जैसे आप देखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट यू आर अग्रीइंग टू विड्रॉ योर फॉर्म 15 CA पार्ट सी अपॉन विड्रॉवल सिलेक्टेड 15 CA एंड रिस्पेक्टिव फॉर्म 15 CB विल नो लॉन्गर बी वैलिड। मतलब कि 15 CA को विड्रॉ करने के साथ साथ आपका 15 CB भी एक तरीके से विड्रॉ ही मान लिया जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे वापस से। तो ये चीज काफी अच्छी लगी कि चलो ठीक है, एक बार 15 CA विड्रॉ कर लिया, साइमल्टेनियसली 15 CB भी विड्रॉ हो गया। और इसमें हमको ये मान के चलना है कि लिखा हुआ कहीं भी नहीं है अभी तक वेबसाइट पे या कहीं भी, बट 15 CA का विड्रॉवल के लिए आपको 7 दिन मिलते हैं, उसके बाद वो विड्रॉ का ऑप्शन हट जाएगा। तो आप 7 दिन तक ही विड्रॉ कर सकते हैं, आपको ये मान के चलना, क्योंकि पुरानी वेबसाइट के अंदर भी 7 ही दिन देते थे आपको विड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 15 CB का, जैसे मैंने कहा, सेम प्रोसीजर है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है। अब हम एक छोटा सा ये बता देते हैं कि स्टेप्स टू कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग फॉरेन रेमिटेंस। आपको इनवॉइसेस या अग्रीमेंट सही से चेक करने, जब भी आप 15 CB इशू कर रहे हो, आपको अपने क्लाइंट से इनवॉइसेस या अग्रीमेंट मंगवाने हैं, जिसके लिए आप 15 CB इशू करेंगे। उसको सही से देखना है कि ट्रांजैक्शन किस नेचर ऑफ इनकम में फॉल करेगा, क्योंकि RBI कोड आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो आपको उस चीज को ध्यान रखना है कि किस नेचर का ये इनकम हम रेमिट करने वाले हैं। नेक्स्ट, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर वो टैक्सेबल है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको जाना है कि भाई DTAA के हिसाब से उसको बेनिफिट मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए आप TRC मंगवाएं, नो पी मंगवाएं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके मंगवाएं और DTAA के हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी चेक करें। फिर आपको चेक करना है कि भाई इसके वेबसाइट के ऊपर जाके कि भाई कोई इंडिया में ऑपरेशंस है या नहीं है उस पर्सन के। हो सकता है वो आपको नो पी सर्टिफिकेट दे रहा हो, बट आपको उसकी वेबसाइट पे देखिए कि भाई वो इंडिया से भी ऑपरेशन करता है। तो ये चीज जरूर चेक कर ले, एक एडिशनल चेक रहेगा, पर आप जरूर चेक कर सकते हैं। फिर आप रेट ऑफ TDS एंड रेट ऑफ एक्सचेंज देख सकते हैं। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें हमको एक्सचेंज रेट क्या लेनी होती है। तो एज पर रूल है, रूल 128, जिसके अंदर आपको कहा जाएगा कि आपका रेट ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा। तो उसको यूज करते हुए आप अपनी रेट ऑफ एक्सचेंज भी निकाल सकते हैं कि आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगी। उसके रूल के हिसाब से ये होता है कि आपका रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा जिस दिन आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं, उस दिन की SBI TT बाइंग रेट। हो सकता है शायद रूल 115 हो, तो ये आपको एक बार चेक कर लेना, रूल 115 है या 128 है, इन दोनों में से कोई एक रूल है। तो उस रूल के हिसाब से आपको अपना रेट ऑफ एक्सचेंज भी देखना पड़ेगा क्या होगा, एंड देन यू कैन इजीली इशू योर 15 CA CB। तो बस यही था हमारी तरफ से एक छोटे से अपडेट के अंदर कि प्रैक्टिकल इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं आपको 15 CA CB फाइल करते टाइम। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन रीच आउट टू अस एट हियर। कोई भी हमारी टीम में से या मैं भी आपको हेल्प करने के लिए हमेशा उधर अवेलेबल रहूंगा। तो बस यही था इस छोटे से वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहे, आप हमको ईमेल या लिंक्डइन के द्वारा हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।